सभी सखियों सहेलियों को नेहा शर्मा का नमस्कार। नमस्कार भाई, यही तो हम भी कह रहे हैं कि प्यारी बुआ का भी नमस्कार और नेहा खुश रहो। प्यारी बुआ आपको भी हमारा नमस्कार। ये हमने नहीं कहा था, इसलिए हमने इसीलिए तो संकेत के तौर पर हमें बता दिया ना। समझदार हो भाई तुम, ये तो वर्ड फेमस है कि नेहा बिटिया जो है समझदार बहुत है, और जब समझदार है तो जाहिर है कि 3 बजा तो सखी सहेली कार्यक्रम में हाजिर हो गई है। और आप आई थी तो हम भूल ही नहीं सकते आने का मतलब समय ऐसे भूल जाए, ऐसा हो नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। जब हमारे दोस्त इंतजार करते हैं तो जाहिर है कि हमें भी इंतजार रहता है। लेकिन आ तो गई हो नेहा, लेकर क्या क्या आई हो ये तो बताओ भाई। सखी विशेष में आज बुआ जी हम बताने वाले हैं अमृत कौर के बारे में। वही क्रांतिकारी जो रही ना जी। और इसके साथ ही हम ज्ञानपीठ पुरस्कार श्रृंखला की जब बात करते हैं तो इसमें हम गुजराती उपन्यास मनविनी भवाई की बात करेंगे। मानवनी भवाई, हाँ। और भाई गुजराती भाषा का उपन्यास और पन्नालाल पटेल ने जो लिखा था ना, ये तो वर्ल्ड फेमस बात है। और आज खास दिवस क्या ही बताओ हमें। आज दिवस है विश्व कार्य क्षेत्र सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस। उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेना है। बिल्कुल। और एक बात और है भाई, तो अब क्या कहें, सारी चीज तो वर्ल्ड फेमस ही हो रही है, लेकिन ये तो पूरा सचमुच में कोरोना तो वर्ल्ड फेमस है ही। तो टीकाकरण भी कितना जरूरी है, इस बारे में डॉक्टर मंगेश तिवस्कर से बातचीत भी सुन लेंगे हैं। अब आपने कहा है तो जरूर सुन लेंगे और सुना भी देंगे। हाँ, तो भाई क्रांतिकारियों की जब बात होती है ना, तो हम इस कार्यक्रम में, ये तो वर्ल्ड फेमस है कि जो हमारी सखियां, जो हमारी बहनें इस क्षेत्र में उतरी और देशभक्ति का उन्होंने एक तरह से अपना जज्बा दिखाया, उसके बारे में बात करते हैं हम। तो आज अमृत कौर की बात करते हैं ना। तो हम राजकुमारी अमृत कौर की बात करने वाले हैं, जो एक ऐसी क्रांतिकारी महिला हैं जिन्होंने इस सूत्र पर काम किया था कि अगर समाज में बदलाव लाना हो तो हमें स्वयं में बदलाव करना ही होगा। क्या बात है ना। और बिल्कुल जी, 2 फरवरी 1989 को लखनऊ में वो जन्मी थी और उनके पिता राजा हरनाम सिंह कपूरथला पंजाब के वो राजा थे, और उनकी उनकी माता जो थी महारानी नरिंदर कौर थी, और राजकुमारी अमृत कौर ना 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। अरे नेहा, जरा सोचो, राजा की बिटिया और 7 भाइयों की इकलौती बहन, कितने लाड़ प्यार से पली बड़ी होंगी, है ना। और लाड़ प्यार से पली बड़ी थी जी। लाड़ प्यार तो मिलना ही था, लाड़ प्यार मिलना था, पैसा बेपनाह था, तो इंग्लैंड में उनकी पढ़ाई हुई रही पूरी, समझी। और शुरुआती रहन सहन भी उनका उसी तरह का था भाई। टेनिस, वो मतलब वो जो खेलते हैं ना ये लोग राजा लोग, टेनिस की खिलाड़ी थी, और उस खेल के जरिए बहुत सारे पुरस्कार उनको मिले। और पिता हरनाम सिंह की पहचान गोपाल कृष्ण गोखले से थी। अब तुम समझ गई ना कि किस तरह से अमृत कौर में उस समय देशभक्ति का जज्बा जागा होगा, है। बिल्कुल। उनसे मिलने के बाद जब उनको पता चला कि भाई देश में क्या चल रहा है इन दिनों, और तो उनके अंदर देश प्रेम की भावना तो सबके अंदर ही होती है, बस वो जगती का माहौल मिलना चाहिए। और जाहिर है कि जब गोपाल कृष्ण गोखले जब उनके पिता के पास मिले होंगे तो कुछ इनको भी लगा होगा कि कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ कुछ करना चाहिए, बिल्कुल, है ना। लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उस वक्त उन्हें इस बारे में जब पता चला तो वो खुद को रोक नहीं पाई, और उन्होंने ये निर्णय किया कि जो भी शाही सुख सुविधाएं हैं उनके पास वो सब को त्याग देंगी और देश की स्वतंत्रता की क्रांति जो चल रही है उसमें वो शामिल हो जाएंगी। ओफो, कितना मुश्किल काम। लेकिन अमृत कौर का संपर्क महात्मा गांधी से हुआ और वो देश हित में राष्ट्रपिता के साथ काम करने लग गई। और इस तरह से नेहा 1930 में जब दांडी यात्रा हुई ना जी, तो उसमें भी बहुत सक्रिय रूप से शामिल हुई। और यहाँ तक कि इस यात्रा के कारण, अब जरा सोचो कि राजमहल छोड़कर वो जेल की सजा उन्हें काटनी पड़ी। कितना मुश्किल रहा होगा बुआ जी उनके लिए। और एक बार नहीं, उन्हें 2-3 बार जेल जाना पड़ा। जब वो जब भारत छोड़ो आंदोलन में जब महात्मा गांधी जी के साथ थी तब उन्हें जेल जाना पड़ा। और 1934 में तो उन्होंने ये निर्णय किया कि वो गांधी जी के जो आश्रम है वहीं रहेंगी, और उन्होंने सारा राजसी जो सुख वैभव जो था सब बिल्कुल पूरी तरह से त्याग दिया उस वक्त। फिर जैसे कि 1934 में ये हुआ, फिर उसके बाद 1937 में देश के नेताओं की प्रतिनिधि बनकर पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत बन्नू गई। और इस वजह से ही ब्रिटिश सरकार ने अमृत कौर पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें फिर से जेल में बंद कर दिया।
हाँ, लेकिन वो उनसे डरती नहीं थी, वो पूरा डटकर उनका सामना कर रही थी। और बाद में भी उन्होंने बहुत समाज सुधार के कार्य किए और सभी को, उनका एक ये था कि भाई सबको मतदान करने का अधिकार होना चाहिए, इस बात की उन्होंने पैरवी की और इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम भी किया। भाई ये तो वर्ड फेमस है कि ऐसी हमारी जो राजकुमारी अमृत कौर ऐसी पहली महिला हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्री बनने का मौका मिला। और वो देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी बस। और साथ में उन्होंने उस वक्त में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान जो संस्थान है उसकी स्थापना में भी उन्होंने काफी अपना योगदान दिया और इसकी पहली अध्यक्ष भी वो बनी थी। और 1950 में तो उन्होंने कह सकते हैं एक ऐसा काम किया या एक ऐसा कह सकते उपलब्धि उनके सामने आई, आंचल में आई, हाँ जी, जो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसमें वो अध्यक्ष बनी। और ये हम बताएं कि वो पहली ऐसी महिला थी या पहली एशियाई महिला थी ऐसी जो इस पद पर वो आसीन हुई। यानी केवल देश नहीं, पूरे एशिया में वो पहली महिला थी जो 1950 में जब वो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी। क्या बात है। अमृत कौर आजीवन महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए काम करती रहीं। और देखो बहुत बड़ी बात है कि पर्दा प्रथा, बाल विवाह, ये सब जो चीज़ें हैं ना, उसके खिलाफ वो खड़ी रहीं। और उनका ये मानना था कि शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ निःशुल्क हो, ज़रूरी भी होनी चाहिए जी। क्योंकि उन्हें पता था कि देखो लड़कियों का पढ़ना, स्त्रियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उनकी तरक्की तभी होगी, वो परेशानियों से तभी बचेंगी जब वो शिक्षित होंगी। जी बुआ जी। और 1927 में तो उन्होंने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना भी की। 2 अक्टूबर 1964 को अमृत कौर ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके जो विचार हैं और जो उनकी उन्नत सोच उस वक्त की थी वो आज भी महिलाओं के लिए प्रेरणादायी है। और भाई ये तो हमारे लिए, हम सबसे बड़ी बात जो इनके व्यक्तित्व से लगता है ना कि एक तरह से क्रांतिकारी होना, उसके साथ साथ समाज सेवा करना, अपनी बहनों के बारे में, स्थिति के बारे में समझना, उतना संवेदनशील होना और उसके लिए कुछ करना बहुत बड़ी बात है कुछ करना भी बहुत जरूरी, क्योंकि बस हम दूसरों का दुख अगर महसूस कर रहे हैं बस, तो उससे भी कुछ फायदा नहीं होना है। कुछ नहीं फायदा, बस हम सोचते रहते हैं कि हाँ ये कितना दुखी है, इससे कितनी परेशानी, हम दिखाते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, बड़े संवेदनशील हैं, लेकिन भाई अब ऐसा है कि वक्त हो चला है उसी का। तो दिल बहुत कुछ करता है ना बुआ जी। बिल्कुल बहुत कुछ करता है और इस समय मन करता है कि कैसे, किस तरह से सबको एकदम से खुश कर दें। ये तो जादू की छड़ी मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास तो होगी बुआ जी। अब बताइए। अच्छा, कहाँ छुपाई है आपने? ये बताइए हमें। जिससे पिटाई हुई थी वही आज जादू की काम कर रही है, पता है? जिससे बहुत ऐसा असर हो गया था उसका तुरंत। उसी का तो जादू ही असर है जो तुम आज ज्ञानपीठ श्रृंखला में कुछ बताने जा रही हो, हमें मालूम है सब, है ना। अगर आपने हमें बचपन में एक छड़ी न लगाई होती तो हम ऐसे किताबों के पीछे नहीं जाते, हम किताबों से भाग के कहीं और चले जाते। ये तो वर्ड फेमस बात है कि किताबें हमारी सच्ची साथी होती हैं। और आज हम लेकर आते हैं ज्ञानपीठ श्रृंखला और इसमें आज हम बात कर रहे हैं मानवनी भवाई, जिसको 1985 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये कृति है गुजराती लेखक पन्नालाल पटेल की। और भाई इन्होंने इसकी रचना की 1947 में। और ये उपन्यास की कहानी, नेहा, भारत में 1899 और 1900 के बीच आए हुए अकाल पर आधारित है, जिसे वहाँ लोक भाषा में छप्पनियों दुकाल भी कहा जाता है। मतलब जिसका अर्थ है 56, छप्पनियों का मतलब 56 का अकाल। और 56 ये सन 56 नहीं है 1900, ये संवत 1956 की बात है। वही मैं सोच रही थी कि ये तो 1900 की बात है, 56 तो इधर आसपास है ही। हाँ, हम तो पैदा हो चुके थे, हमें तो नहीं याद है ना? यही सोच रही, अरे तुम नहीं पैदा हुई थी भाई, हम तो हम हो चुके थे। हम शायद किसी और जन्म में रहे होंगे इस वक्त। अच्छा, पर अभी उसके बारे में हमें याद नहीं है फिलहाल। छड़ी याद करोगे सब याद आ जाएगा। तो इस उपन्यास की कहानी की अगर हम बात करें तो इस उपन्यास में एक ओर तो उस वक्त जो किसानों को समस्याएं हो रही थी वो बता रहे थे, और दूसरी ओर इसमें एक प्रेम कहानी भी है। और ये प्रेम कहानी है वाला पटेल के बेटे कालू और गाला पटेल की बेटी राजू के बीच। ये दोनों एक दूसरे से शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जोड़ी 2 अलग अलग इंसानों के साथ बन गई है और इस उपन्यास में कई उतार चढ़ाव आते हैं। बिल्कुल, ये तो बात है ना कि जब इस तरीके की कहानी आती है तो कितनी जद्दोजहद होती है, कितना विरोध होता है, और उनके मनोभाव और फिर समाज की उस समय की स्थिति, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। और गुजराती के एक जाने माने लेखक गुलाब दास ब्रोकर ने इस उपन्यास के बारे में कहा था, नेहा, कि ये उपन्यास ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है, लेकिन ये ग्रामीण उपन्यास नहीं है। हालांकि इस उपन्यास में
प्रेम भी आधार है, लेकिन ये कोई प्रेम कहानी नहीं है। ये एक मानवीय दस्तावेज है जो इंसानों के अलग अलग परिस्थितियों और इंसानों की नियति जो होती है ना कि कैसे क्या हो जाएगा, इन सब चीजों को दर्शाता है। और इस उपन्यास के जो लेखक हैं पन्नालाल पटेल, वो खुद एक किसान के पुत्र थे और उनके पिता अक्सर वो रामायण और अलग अलग जो पौराणिक कथाएं होती हैं जो घर में पढ़ी जाती है ना, वो कहानियां वो घर में सुनाया करती थी हर शाम को। तो उनके जो गांव था उसमें उनके घर को शिक्षा का घर कहा जाता था। क्या बात है। और 7 मई 1912 को जन्म हुआ था पन्नालाल पटेल जी का। और उनके सामने बहुत मुश्किल आई। बचपन में पिता की मृत्यु हो गई। अब भाई ये तो बात है ना कि कठिनाई तो होगी जब पिता ही नहीं होंगे। बहुत सारी कठिनाइयां थीं, लेकिन उन सबको वो पार करते गए और मात्र 4वीं तक ही उनकी पढ़ाई हो पाई थी। लेकिन बाद में वो अलग अलग जगहों पर काम भी करने लगे। जाहिर है कि उन्हें पैसा भी कमाना था, है ना। बिल्कुल। और बहुत सालों के बाद उनके जो सहपाठी थे उमाशंकर जोशी, जो वो भी एक नामी गुजराती लेखक बहुत है, नामी है, हाँ। जी। तो उमाशंकर जोशी ने उन्हें कहा कि भाई आप उनको लेखन के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। और पन्नालाल पटेल का पहली लघु कथा जो उनकी थी सेठनी शरदा, वो 1936 में पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। धीरे धीरे उनकी कई लघु कथाएं प्रकाशित होने लगी। वहीं से उनका शुरू हो गया सिलसिला लेखन का। और उनका पहला उपन्यास वाला मना भी काफी प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद तो वो रुके ही नहीं। और मालूम है नेहा जी, कुल 61 उपन्यास, 61 उपन्यास, 26 लघु कथाएं और बहुत सारी रचनाएं उन्होंने की हैं। तो बताइए, मतलब ऐसा हम कह देते हैं कई बार कि ये मुश्किल है, वो मुश्किल है। अब उन्होंने 4वीं तक ही पढ़ाई की थी, लेकिन अगर इंसान कुछ लिखना चाहे तो वो अपनी भावनाएं लिख सकता है अच्छी तरह से। यही तो हम कह रहे हैं कि मन में जज्बा होना चाहिए। और उमाशंकर जोशी जी के बारे में अगर कहा जाए तो वो भी बहुत प्रसिद्ध वहाँ के हैं और बहुत नामी हैं। लेकिन ऐसा साथ भी मिल जाए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि उनका साथ मिला और उनकी बात मानी जाए। तो बस हम समझ रही हो ना, प्रोत्साहित होने से नहीं होता, प्रोत्साहन को अगर हम अमल में लाते हैं तभी काम होता है ना। बहुत काम होता है। देखिए मैं कितनी समझदार होती जा रही हूँ। हाँ, हम देख रहे हैं, वो तो हमारी संगत का असर है। जी, फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उनको। और मानवीनी भवाई को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो उनका कई अलग अलग भाषाओं में अनुवाद भी हुआ, जैसे अंग्रेजी, तमिल। और 1993 में तो इसी नाम से एक गुजराती फिल्म भी बन गई और इस फिल्म को भी मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। यानी कि उसका जो कथानक था वो इतना सशक्त था, जाहिर है कि फिल्म भी बहुत अच्छी बनी। तो कुल मिलाकर हम याद कर रहे हैं आज पन्नालाल पटेल जी की ये कृति, और जो कि एक इस पर आधारित और ग्रामीण परिदृश्य के होने के बावजूद ग्रामीण उपन्यास नहीं है, ये बड़ी खास बात है इसकी। तो सारे मानवीय संवेदनाओं, उनके सारे आयामों को दर्शाती हुआ ये उपन्यास वाकई बहुत बड़ी बात है। हम उन्हें याद करते हैं और वैसे भी कहते हैं लेखक कभी समाप्त नहीं होते, खत्म नहीं होते। तो हम उन्हें याद करते हैं उनकी कृति के माध्यम से। लेखन जो होता है वो कहीं ना कहीं, इसमें प्रेम संबंध जरूर है, लेकिन कहते हैं प्रेम कहानी नहीं है। लेकिन प्रेम के बिना कुछ होता भी तो नहीं है ना नेहा। और भाई जो ये प्रेम वाली बात है ना कि हम देखो, वैसे तो हम चाहते हैं कि घर में सब लोग बड़े प्रेम से रहे, लेकिन जहाँ हम काम करते हैं वहाँ क्यों नहीं ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, ये बताओ। मैं वहाँ तो हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं कई बार। घर में तो हम जाते हैं तो सुबह तो हम तैयारी में रहते हैं, हमें आना है, और रात में हम जाते हैं, हम थक गए तो जो हमारा सक्रिय समय जो होता है वो सब यहीं बीतता है। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं कि जो हमारा गोल्डन समय होता है, या जिस समय हम सबसे ज्यादा ऊर्जावान रहते हैं, खुश रहते हैं, वो हमारा जब कार्यस्थल पर होते हैं। तो वहां पर हमारी जो सुरक्षा है, हमारा स्वास्थ्य है, उन सब का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो आज का दिन विश्व कार्यक्षेत्र सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस है। और 2003 में विश्व मजदूर संघ ने इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। और इसका लक्ष्य है कि काम की जो जगह है वहाँ कर्मचारियों की सुरक्षा की ओर ध्यान केंद्रित हो, और साथ ही साथ किसी तरह की बीमारी भी उन्हें ना हो, इसकी रक्षा हम कर सकें। क्या बात है। और इस दिन के जरिए कर्मचारियों का ध्यान खुद उनको अपनी सुरक्षा और उसकी ओर भी दिलाना चाहिए कि भाई देखो, ऐसा है ना कि जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ के जो प्रशासन है उससे तो हम उम्मीद करते हैं, लेकिन खुद हम क्या कर रहे हैं। जैसे आजकल की अगर हम बात करें तो हम चाहेंगे ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन आप खुद क्या मास्क नाक के ऊपर तक लगा रहे हैं ठीक से, जो मानक है कि नाक और मुंह अच्छी से ढका रहे। तो ये आपको खुद देखना होगा। हर वक्त कोई आपके पीछे हमारी तरह छड़ी लेकर नहीं खड़ा रहेगा, है ना। देखिए हम तो लकी, हमारे पास तो छड़ी वाले हैं आप पीछे, तो हम इसलिए कभी कभी बदमाशी भी करते हैं ताकि मजा आता है हमें।
और साथ ही जो अभी मौजूदा परिस्थिति है इसमें किसी भी तरह के जो संक्रमण है उनसे बचाव हो, उन्हें फैलने से रोका जाए, ये अहम मुद्दा माना गया है। इसके लिए सुनिश्चित किया जा रहा है कि कार्य क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का अच्छी तरह से पालन किया ही जाए। बिल्कुल। और केवल यही नहीं, आज उन कर्मचारियों को याद करने का भी दिन मनाया जाता है जो किसी दुर्घटनावश कार्यक्षेत्र में ही यूं कहे कि अपनी जान से हाथ धो बैठे या घायल हो गए, यानी कि अपने कर्तव्य जो स्थल पर थे वहां पर उनको कुछ तकलीफ हुई, चाहे जान गई या घटना पर उनको घायल हुए, तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं, यानी कि वो अपने कर्तव्य पर डटे रहे, तो उन्हें याद करने का भी दिन है ना। और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उनको भी याद करने का दिन है। हाँ बुआ जी, और इस दिन का महत्व ये भी है कि कर्मचारी जो हैं वो अपने काम की जगह में जो उनके ज़रूरी अधिकार हैं उनके बारे में वो जानकारी प्राप्त करें और उन्हें ये पता हो कि अगर बहुत जोखिम भरे काम अगर बहुत से लोग हैं जो करते हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बिल्कुल सही है, तो वो जब इस तरह का काम करते हैं उन्हें किस तरह की सुरक्षा मिलनी चाहिए। हाँ। अगर नहीं मिल रही है तो वो उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। यानी कि जो भी विधिक जानकारी है वो भी उन्हें होनी चाहिए, विधि से संबंधित उसके संबंध में जो क्या कानून है, जैसे ये घायल होने वाली बात हुई या जान से हाथ धोने वाली बात हुई या कुछ और है, या कुछ उन्हें लगता है कि यहाँ पर संयंत्र जो लगा है वो ऐसा नहीं है मानक के अनुरूप, हमें कहीं ना कहीं दुर्घटना हम इससे हो सकती है हमारी, तो उन सब के लिए सजग रहने, उसके खिलाफ कुछ शिकायत करने, इन सब का जो उन्हें अधिकार है उसकी भी जानकारी उन्हें अच्छी तरह होनी चाहिए। और अगर किसी कारणवश वो दुर्घटना हो जाती उनकी या किसी तरह से वो घायल हो जाते, तो उनको कौन कौन सी सुविधाएं उनको कार्यक्षेत्र से मिलनी चाहिए, बिल्कुल, या उनके परिवार के प्रति वहाँ क्या दायित्व बनता है, ये सारी बातों की जानकारी भी उन्हें आज दी जाती है ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और उन्हें पता रहे कि भाई अगर कुछ परेशानी होती है तो हम किस तरह से अपनी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, या कुछ आर्थिक सहायता मिलती है कार्यक्षेत्र से, या कुछ नौकरी मिलती है किसी परिवारजन को। ये सारी चीजें हैं। विश्व जो दिवस मनाए जाते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य दिवस हो या जो भी दिवस आते हैं, वो सारी चीजों के लिए हैं। कुछ तो इसलिए है कि भाई अगर कोई बीमारी आती है तो हमें कैसे बचना है, क्या लक्षण है, क्या उपचार है, और अगर इस तरीके का है तो उसमें हमें क्या सुविधाएं मिली हैं, क्या अधिकार मिले हैं। उसके साथ साथ थोड़ा सा कर्तव्य का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है ना। तो अगर हम कर्तव्य करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा, तुम एक बात ये बताओ हमें, ये तुम्हें श्रोता ये क्यों लिख के बनते हैं छोटी बहन? किसकी छोटी बहन बन गई तुम, कब से? हमें क्या पता, हमें सब हमारे बड़े भाई बन गए तो हम छोटी बहन बन गए। छोटी बहन होने के बड़े फायदे हैं। अच्छा, फायदे हम बाद में बात करेंगे। अच्छा चलो बता दो, पहले एक आध बता दो। बड़े फायदे ये हैं कि जिद कर लो और या बोल दो कि हम तो छोटे हैं, हमें क्या पता। हाँ, छोटे बच्चे कुछ भी बोल सकते हैं, ये भी बात है। चलो कोई बात नहीं, ये तो वर्ड फेमस है कि जो छोटा रहता है उसको लाभ बहुत मिलता है, आराम बहुत मिलता है, फिर दरवाजा उसी को खोलना पड़ता है हमेशा। तो फिलहाल दरवाजा खोलो और जो रिकॉर्डिंग है डॉक्टर साहब की वो सुनवा दो। बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मंगेश तिवस्कर, विशेषज्ञ। कोरोना के बारे में हम जानकारी चाहते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार श्रोता, नमस्कार रेणु जी, नमस्कार जी। बात आती है कि वैक्सीन की, कि हम उससे जो सुरक्षा के उपाय हैं, जो बाकी वैक्सीन लगवाने की बात आ रही है, उसके बारे में कुछ बातें बता दें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। और मैं ये सभी श्रोताओं से ये कह दूं कि डॉक्टरी इलाज के सिवा, जैसे हम कहते हैं कि मेडिकल साइंस के अलावा, अगर दो चीजें हैं जो आपका संरक्षण ये बीमारी से कर सकती है, तो नंबर एक कि मास्क जरूर पहने और सभी सुरक्षित नियमों का बिल्कुल ईमानदारी से दिल पे हाथ रखकर पालन करें जी। और दूसरी चीज कि वैक्सीन लें, क्योंकि वैक्सीन ये एकमेव हमारे पास अभी फिलहाल शस्त्र है जो हम जन सामान्य में सहज तरह से दे सकते हैं। और ये बीमारी की जो इंटेंसिटी है, जिससे हम कहते हैं कि अगर आपको बीमारी आ भी जाए तो भी आपका जो शारीरिक जो रिस्पॉन्स की बीमारी को होता है, जिसकी वजह से आमतौर के ऊपर ये जो क्षति होती है बीमारी की वजह से, ये काफी हद तक कम की जा सकती है। यानी कि सामान्य तौर पर जिसे हम कहते हैं कि बेटर हैंडलिंग ऑफ द डिजीज। सो इसलिए ये वैक्सीन या लसीकरण बेहद जरूरी है और सभी ने इसके बारे में बिना सवाल पूछे इसे लेना चाहिए।
यानी कि जैसे कि हमारी जो क्षमता है शरीर की उससे लड़ने की या उसका सामना करने की, बिल्कुल, वो जितनी भी है, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद हम अच्छी तरह से उसका सामना कर सकेंगे और उसकी जो तेजी है वो थोड़ी कम रहेगी। हाँ, उसकी जो आहत करने की जो ताकत है जी, वो उसकी जो क्षमता है वो काफी हद तक सीमित हो जाएगी और बेहतर तरीके से हम ये विषाणुओं का सामना कर सकें। अब बात आती है कि इसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन की, इसमें क्या फर्क है? देखो, दोनों वैक्सीन के बनावट में फर्क है। अच्छा। कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो पूरा वायरस, द होल वायरस वैक्सीन, में पूरी डिटेल में जानकारी तो नहीं दे पाऊंगा, मगर सामान्य शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि पूरे वायरस की वजह से एक वैक्सीन जो बनाई जाती है, जो आमतौर के ऊपर चिंपांजी से या ऐसे प्राणियों से मिला के ये जो वायरस है इनको हम इनकी ताकत कम कर देते हैं। वो कोरोना प्रजाति का ही वायरस होता है एंड वो उसको हम मनुष्य में वैक्सीन के तौर पे इंजेक्ट करते हैं, जो ये कोविशील्ड है जी। और कोवैक्सीन जो है, ये जो ह्यूमन कोरोना वायरस है उसकी एक स्पेसिफिक प्रोटीन से बनाया जाता है वायरस, जिसे हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन, जिसकी वजह से ये विषाणुओं का हमारे पेशियों में, कि हमारे शरीर में इसकी एंट्री इसी वजह से होती है। तो वहां हम ये सुरक्षा देने की कोशिश करते हैं और वो प्रोटीन से जो बनता है जो वैक्सीन है वो कोवैक्सीन बोलते हैं। तो ये बताइए कि ये तो आपने बता दिया बनता कैसे है, लेकिन हमें लेने के बाद कौन सा बेहतर है, कुछ गड़बड़ है, क्या है, ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ जी। वो कोई भी वैक्सीन हो, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, दोनों के संरक्षण प्रदान करने की क्षमता में बहुत अंतर नहीं है जी। ये सभी लोग सही तरह से जान ले। इनफैक्ट अभी जो हमारे जो इंडियन फिजिशियंस है, उन्होंने एक नया सर्च या नया रिसर्च किया हुआ है, तो इस पे हमें ये पता चला है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों में जो संरक्षण देने की या संरक्षण अदा करने की जो क्षमता है जी, वो दोनों में तकरीबन सेम है। अच्छा। तो मतलब उसमें बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर ध्यान दे कि जिन मरीजों ने या जिन लोगों ने कोवैक्सीन का पहला इंजेक्शन लिया होगा जी, तो बेहतर होगा कि वही वो दूसरा इंजेक्शन भी लगवाए। अच्छा। और जिन लोगों ने कोविशील्ड अगर पहला इंजेक्शन लिया होगा तो दूसरा इंजेक्शन भी कोविशील्ड ही लगवाने की कोशिश करें। अच्छा। दोनों इंजेक्शन के अंतर में थोड़ा सा फर्क है। कोवैक्सीन आमतौर के ऊपर 28 दिनों के बाद में लगवाया जाता है जी, और कोविशील्ड ये 6 से 8 हफ्तों के बाद दूसरा डोज हमें लेना चाहिए। 6 हफ्ता मतलब यानी कि 1.5 महीना, यानी लगभग 40 दिन। 1.5 से 2 महीने के बाद में कोविशील्ड का दो डोज में का अंतर जो है, 2 मात्राओं में का अंतर, ये 1.5 से 2 महीना रहना चाहिए। अच्छा। और कोवैक्सीन के लिए वो अंतर 1 महीना, साधारण 1 महीने का या 1 मास का होना चाहिए। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है डॉक्टर साहब कि वैक्सीन के बाद 3 महीने बाद हमारा शरीर पूरी तरह से तैयार होता है, यानी एंटीबॉडीज बन जाती हैं और हम सुरक्षित हो पाते हैं, ऐसा? बिल्कुल, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है कि आमतौर के ऊपर 8 से 12 हफ्ते तक लगते हैं जी हमारे शरीर में रोग प्रतिकार वैक्सीन की वजह से बनने के लिए जी। और हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये जो वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो वैक्सीन होते हैं जी, ये आपको बीमारी होने से नहीं संरक्षण देंगे जी, मगर अगर ये विषाणुओं का अगर आपके शरीर में अगर एंट्री हो गई या छिड़काव हो गया, या अगर ये आपके शरीर में आपके प्रवेश पाते हैं, तो उनसे आपका शरीर बेहतर तरह से लड़ सकता है और उनका सामना हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, यानी हमारे बचाव की क्षमता बढ़ सकती है, बढ़ जाएगी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए अब कि हम जब वैक्सीन लगवाते हैं, पहला या दूसरा डोज, कुछ भी, हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? कुछ नहीं, आमतौर के ऊपर जब भी आपको इस तरह के टीकाकरण केंद्रों में बुलाया जाता है, तो जो नियम सामान्य तरह से होते हैं कि टीका लगवाने के बाद में कम से कम आधा घंटा वहाँ प्रतीक्षा करनी चाहिए, रुकना चाहिए, देखना चाहिए कि इसकी वजह से कोई कष्ट या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है जी। कुछ मरीजों में बुखार होना सामान्य है, कुछ लोगों में इंजेक्शन की जहाँ इंजेक्शन लगा हुआ है वो हिस्से में कई बार उसमें दर्द हो सकता, और ये दर्द 2-3 दिन रह भी सकता है।
कुछ लोगों में मामूली जिसे माइल्ड रिएक्शन कहते हैं, स्किन रैश आ सकती है। कह सकता हूँ कि हाथ की उंगलियों पे गिने जा सकते ऐसे लोगों में कई बार थोड़े से सीरियस रिएक्शंस भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमेशा जागरूक रहे और कोई भी ऐसे असामान्य लक्षण आपको अगर लगते हैं तो आपके डॉक्टर से हमेशा संपर्क करें। और विशेषतः ये अगर आपका टीकाकरण हो गया है और उसके बाद में ऐसे कोई लक्षण आते हैं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और उनके सलाह से ही आप आगे की प्रक्रिया हमेशा किया करें। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जा रहा है कि पहला टीकाकरण हो, दूसरे के बाद तो खास तौर से कि थोड़े दिन तक ज्यादा आप अपने आप को बचाएं, आप ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं या ज्यादा आप संवेदनशील हो जाते हैं, संक्रमण की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसा सुनने में आया है। ये मैं कहूँगा कि ये शायद गलतफहमी है जी। ऐसी कोई बात नहीं होती, या जैसे हम कहते हैं कि आप की संवेदनशीलता ये विषाणु की तरफ ज्यादा और प्रगाढ़ हो जाती है या बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, जरूर मैं ये फिर से दोहराना चाहूंगा, कभी भी किसी भी समय अपने कोई भी बर्ताव में कोई भी चीज ऐसी ना करे कि जिसकी वजह से आपका और ये विषाणुओं का सामना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो जाए जी। तो सबसे पहले वैसे भी बचना चाहिए, तो चाहे आपने वैक्सीन लगवाया हो तुरंत या पहले कभी, आप अपने आप को सुरक्षित रखें और समाज को भी सुरक्षित बनाएं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है। तो डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम श्रोताओं से गुजारिश करेंगे कि अब आपका डर तो निकल गया होगा, लेकिन फिर भी घर से आप ना निकलें, ये हम जरूर आपसे गुजारिश करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद श्रोताओं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। लेकिन ये बताओ हमें कि ये तुम्हारी आज भाई कार्यक्रम के हम शुरू में ही पूछने वाले थे, क्या नेल पॉलिश लगी हुई है, तुमने बाल भी बड़ा कुछ अलग ढंग से बनाया है, क्या बात है, जन्मदिन? नहीं, अब देखिए ऐसा है कि रहना तो दिन भर घर में ही है, फिर और आना सिर्फ यही है, फिर तो हम ये सोच रहे हैं कि चलो कुछ अपने अंदर ही कुछ बदलाव लाएं, कुछ नयापन करें, क्योंकि अपने अंदर कौन बदलाव ला सकता है? नहीं, अपने अंदर तो हम भी नहीं ला रहे, हम बाहर ला रहे हैं अपने, क्योंकि अंदर बदलाव लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल है। यही तो हम कह रहे हैं। हमने कहा कि थोड़ा हेयर स्टाइल ही चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अब क्या है कि लाइफ स्टाइल चेंज करने में तो टाइम लगता है। लाइफ स्टाइल तो खुद ही बदल गई है, हाँ, खुद बदल गई, इस समय बदल चुकी है, उस पे हमारा काबू नहीं है, तो हमने सोचा चलो अपने बालों पे ही अपना काबू है, तो वही कुछ कर ले। तो भाई ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा किया नेहा तुमने कि जब मन ऐसा हो या कुछ लग रहा हो कि एकदम से एक रास्ता सी आ गई ना, बहुत लगभग 1 साल से ऊपर हो गया, हम वहीं रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, बाहर मत निकलो, ये मत करो, वो मत करो, तो इस पर ध्यान दें हमारे सारे दोस्त कि क्या किया जा सकता है। वैसे एक बात हम पहले बताना चाहते हैं, जो किया जा चुका है, वो ये कि मानवीनी भवाई जो किताब है, उसका जो अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया गया है, वो किया V.Y. कंटक ने उसे अनुवादित किया था 1995 में, और उससे पहले ही 1993 में उसमें उस नाम पर फिल्म बन चुकी है, तो हमने बता दिया। और ये वाली जानकारी हमारे एक श्रोता ने दी थी, हमारी श्रोता बहन ने दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि ये जो खुशियों की चारदीवारी है, तुम क्या कहना चाहती हो कि चारदीवारी हम एक बना लें खुशियों की अपने अंदर, अपने आसपास? चारदीवारी के अंदर तो अभी इन दिनों हम कैद हैं एक तरीके से, बिल्कुल सही है। तो इसमें हम एक अलग अलग दिन बना सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि अलग अलग दिन अलग अलग चीजों के लिए निर्धारित कर लें। जैसे कि एक दिन स्पोर्ट्स डे रख लीजिए, अच्छा, और घर के अंदर खेले जाने वाले जो भी खेल हो सकते हैं वो हम कर सकते हैं, और उसमें जो भी विजेता हो परिवार के सदस्यों में ही, तो उसे कुछ एक अलग इनाम दे दीजिए, या उसकी पसंद का उस दिन खाना बनेगा, ऐसा कुछ हो जाए, या उसी के जो पेंसिल है उससे अलग से बच्चे ही जीतेंगे, हमने देखिए पहले डिसाइड कर लिया है। अच्छा, क्योंकि उसी की पेंसिल को आप पैक कर दीजिए और उसी को दे दीजिए, उसको दे दीजिए। या ये बड़ा अच्छा है, मतलब विचार है भाई, यही हम कहना चाह रहे थे नेहा, कि उसी की पेंसिल को थोड़ा सा जो उपहार की तरह से कागज में लपेट के दे दें, या ऐसा करें ना कि उसको एक जगह ले जाएं और शाम के समय किसी समय कुछ खास बना के और एक छोटा सा समारोह करके और कहें कि आज हम जो विजेता है उसको पुरस्कृत करेंगे, और एक समारोह जैसा आयोजित कर ले और उसको पुरस्कृत कर दें, सब लोग तालियां बजा देंगे, तो वो बच्चा कितना खुश हो जाएगा। हाँ, और अगले दिन के लिए भी तैयार हो जाएगा। और हम एक काम और भी कर सकते हैं, अब आपने ये कहा ना, तो हमें ऐसा लगा कि अगर उसी की चीज हमें उसी को गिफ्ट देनी है, तो हमें तो उसको कहीं ना कहीं छुपाना पड़ेगा ना। अच्छा, तो एक ये छुपाने वाला खेल भी हो सकता है एक दिन, कि घर के अंदर ही कुछ चीजें छुपा दी जाएं, और कहा जाए कि ये चीजें कहीं घर में छुपी हुई हैं, आप खोज के लाइए।
क्या बात है, वाह वाह वाह, ये साथ में जाले वगैरह जो हो वो भी झाड़ दीजिए। ऐसा कैसे? हाँ, यानी कि ऐसी ऐसी जगह छुपाया जाए जहाँ थोड़ी थोड़ी सफाई की गुंजाइश हो और वहाँ सफाई भी उनसे करवा ली जाए। ये बहुत अच्छा आइडिया है। इसके संग संग तुम्हारे ये जो है ना केश विन्यास और नेल पॉलिश और इन सब से ये लगता है कि एक दिन हम घर में ऐसा कर सकते हैं कि एक जहां हम रोज खाना खाते हैं उससे थोड़ा हटके किसी दूसरे कमरे में एक थोड़ी सी मेज बिछा लें, उस पर क्लॉथ डाल दें, टेबल क्लॉथ, और उसको कुछ थोड़ा सुसज्जित कर लें, ऐसे जैसे कि कोई मेहमान आते हैं जब, तो हम कुछ कुछ नया करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं। वो वाली क्रॉकरी निकलती है ना, वो वाला कप, वो सुंदर वाला जिसके चारों तरफ गोल्डन कलर का कुछ होता है, सुनहरा सा, वो कभी कभी निकलती है जिसके लिए हम तरसते रहते हैं। तो उसको निकाल लो बिटिया लोग, भाई बहुरिया लोग, थोड़ा सा निकाल लो, थोड़ा घर वालों को भी खुश कर लो। जरूरी थोड़ी है कि केवल मेहमान आए तो ही ये सब करें, हैं? तो क्या? वो निकालने, जैसे देखो नेहा की आंखें एकदम चमक पड़ी कि वो वाली क्रॉकरी निकलती है तो बड़ा अच्छा लगता है खाना खाने में, है? हाँ, और एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे अगर हमें ऐसा लग रहा हो हमें पिकनिक में जाना है तो पिकनिक भी की जा सकती है अभी भी हमें, तो दिन में। जी, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि घर का एक जगह तो हमने खाली कर ली, और मान लीजिए बालकनी बहुत से लोगों के पास नहीं भी होती है, तो जो गमले हैं ना उसके पेड़ों को अंदर ले और बीच में चटाई बिछाकर खाना खा सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि सुबह पूरा दिन भर का खाना बना लें और पूरे दिन ऐसा नियोजित कर लें कि आज हम पिकनिक पर हैं, दोबारा रसोई घर में कोई नहीं जाएगा। वैसे ही थर्मस में चाय, नाश्ता, जो भी आपको कॉफी, सूप रखना है, जो बनाना है, ढेर सारा सैंडविच हो, चाहे पूरी सब्जी हो, पूरा बना लें या सलाद का सामान रख लें और वहीं सब बैठें, बनाएं, खाएं, फल काटें और संगीत थोड़ा सा लगा लें। कुछ बोर्ड गेम्स जो होते हैं लूडो आदि जैसे, वो खेलें वहां बैठकर, और अंताक्षरी भी खेल सकते हैं। क्या बात है, क्योंकि जब भी हम पिकनिक में जाते हैं तो अंताक्षरी होती है, या हम आसपास घूमते हैं, तस्वीरें भी ले सकते हैं एक दूसरे की हम थोड़ा पोज बना के मस्ती मारते हुए, खेलते हुए, तो ये कुछ आयोजित कर सकते हैं। तो और ये सोचिए कि जो चीजें आप बाहर ले आए हैं वो बाहर ले आए हैं, बस अब आप एक बार पिकनिक में आ चुके हैं, अब रसोई घर में नहीं जा सकते। अब जो है उसी में आप किसी तरह से, जैसे हम पहुंच जाते हैं ना, तो यही चीजें हैं भाई, अब इसी में से करो, वो तो भूल गए, तो वैसे ही भूल जाइए, उसको लेने मत जाइए। यानी कि अगर आप चम्मच नहीं लाए हैं तो आज आप खाना हाथ से खा लीजिए, या जो भी आप भेल वगैरह खाना है वो सब आप किसी तरह से कागज की चम्मच बनाकर चाहे जैसे खाइए। क्योंकि देखो पिकनिक से आपको ज्यादा सुविधा है, घर में पंखा चल रहा है ना, और कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं, आपको हाथ धोने के लिए तो बाथरूम में जाएंगी ही जाएंगी, तो ये सारी सुविधाओं का ध्यान रखें। लेकिन रसोई घर में आपको दोबारा नहीं जाना है, इस बात की गांठ बांध लें। तो एक आइडिया हम लोगों ने दे दिया भाई, अब बाकी तो भाई मनाओ तुम लोग जैसे मर्जी हो, जिसको जैसा अच्छा लगे, और क्या। और इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें जब बनेगी तो फिर ऐसा लग सकता है, घर में जो बच्चों के खिलौने होते हैं अलग अलग पशु पक्षी वाले, उन्हें आसपास रख लीजिए, तो और ज्यादा आपको अच्छा लगेगा कि कुछ तो पेड़ पौधे तो हमने रख ही लिए, पशु पक्षी भी आ गए, और आसपास खिड़की में कोई ना कोई गौरैया या चिड़िया तो आजकल बोल ही देती है। और जो आपका खाना बचे उसको थोड़ा सा आसपास छिड़क दें, डाल दें। और गौरैया से बहुत अच्छा याद आया कि रोज पानी वानी तो रख ही दें पंछियों के लिए अपने घर में। लेकिन वो तुम लोग नेहा क्या करती हो, वो फैशन शो टाइप का क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? फैशन शो हो सकता है। फैशन शो के लिए हम अपने ही जो हमारे रोज के जो कपड़े हैं उसको किस तरह से हम अलग तरीके से पहनकर, क्यों अच्छा वाला क्यों नहीं निकाल सकती हो भाई, ये बताओ हमको तुम। नहीं, अच्छा वाला भी निकाल सकते हैं, अच्छा वाला क्या शादी में थोड़ी रखा है हमने, तो क्या हो गया, कुछ फैशनेबल वाला निकालो जो तुमने खास दिन के लिए रखा है, वो निकालो, पहनो और एक फैशन शो करो। उसमें घर के माता पिता, बेटा बेटियां और पोते पोतियां वो सब उसमें चले और संगीत लगा के उसका पूरा मजा लो। तो और जिन्हें नहीं चलने का मन हो, या जैसे बड़े बुजुर्ग हैं जो बोल रहे हैं कि भाई बार बार, तो वो तैयार हो जाए अच्छी तरह से और वो जज बन जाए और नंबर दे दें सबको। क्या कैसे कौन तैयार होता है। तो भाई ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि ये सारी चीजें करके हम एक खुशियों की अपने आसपास चारदीवारी बना सकते हैं, जिसको कि हम बड़े दुखी होकर देख रहे हैं अपनी चारदीवारी को कि हम इसमें बंद हैं। इसके साथ साथ एक बात और है जो डॉक्टर साहब ने बताया, उन सब चीजों की तो गांठ बांधनी है। बहुत अच्छा किसी ने लिखा है कि जब ना कोई दवाई फिर क्यों बरतनी है ढिलाई, इसीलिए कोरोना का टीका जरूर लगाएं, इस कीमती शरीर को खतरनाक वायरस से बचाएं, इसमें ही है सबकी भलाई। डॉक्टर की सलाह ही लाभप्रद है मेरे भाई। 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर सबको ये टीका लगेगा, हमको बीमारी से लड़ने में मदद करेगा, इसलिए सोचना क्या, टीका है जरूरी, इसे न समझो कोई मजबूरी। वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। और हमारे एक श्रोता तो कहते हैं कि खुशियों की चारदीवारी यानी हमारा अपना घर, जहां हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, घर जहां हम सुख और दुख में साथ रहते हैं, सुख को बांटते चलो और दुख में एक दूसरे का साथ मत छोड़ो। घर में खुशियां तभी होती हैं जब सबका स्वास्थ्य अच्छा रहता है,
इसलिए एक दूसरे का ख्याल रखो और अभी के जो कठिन समय है उसमें बहुत ज़्यादा ही आवश्यक काम हो तो ही बाहर निकलो, वो भी पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। और वो कह रहे हैं कि विविध भारती तो हमें बार बार बताती है कि घर में सुरक्षित रहो, तो यही है खुशी की 4 दीवारी। क्या बात है, क्या बात है भाई। लेकिन नेहा, अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हम कभी चले जाते हैं अहमदाबाद, तो कभी चले जाते हैं अजमेर, तो कभी पंजाब और कभी तो राजस्थान। पर बुआ जी ये तो अभी तो जाना सबको मना है और बाहर निकलना भी मना, आप कैसे? अरे यही तो हम कह रहे हैं, जो तुम इतनी देर से सलाह दे रही हो ना कि यहाँ पिकनिक मना लो, वहाँ पिकनिक मना लो, तो भाई इन्होंने लिखा है कि हमारी सखियाँ भेजती हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें करती हैं। इन्होंने तो लिखा है एक रूम का नाम हमने अहमदाबाद रखा है, तो दूसरे का एक अजमेर, एक का पंजाब और एक राजस्थान। तो जब रूम में जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो जिस जगह जा रहे हो तो बता देते हैं कि आज अभी हम पंजाब जा रहे हैं, अभी हम अहमदाबाद जा रहे हैं। तो कहाँ चले गए? अरे भाई अजमेर से होकर आ रहे हैं। कितना मजा आता होगा। हाँ, तो अभी स्टूडियो में हमें हिमाचल जैसा ही लग रहा है क्योंकि जिस तरह से ठंडक है तो हमें बड़े हिमाचल वाली तो सखियों आप समझ गई ना जी। कोई यहाँ पर मुंबई में नहीं बैठा, हम लोग हिमाचल में बैठे हैं। उसी तरह से बात करना, हम लोगों ने शॉल भी ओढ़ रखा है। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि जो कहो, जो सोचो वैसे ही मन बन जाता है, वैसे ही दिल बाग बाग हो जाता है। तो खूब खुश रहिए। और क्या कुछ बताने जा रही थी? हमें तो लगता है कि कुछ दिन में ऐसा भी कर लेना चाहिए कि एकदम फालतू वाले जोक्स और मजाक जो होते हैं ना, जिनमें कोई सिर पैर नहीं होता, जैसे कि वो कहते हैं ना, चींटी चढ़ी पहाड़ से, चींटी चढ़ी पहाड़ पे। ये वाला तो हमें भी नहीं पता। चींटी पहाड़ पर चढ़ चुकी है। हाँ, आगे कुछ तो होगा। अब चढ़ी है तो उतर भी जाएगी, बस उधर से उतर गई। तो इस तरीके की बातें कभी कर लीजिए। जरूरी नहीं कि उसके पीछे कोई भारी भरकम चीज हो, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी बातें ऐसा भी रख सकते हैं ना, एक जोक, सबसे खराब जोक सुनाने वाले को इनाम मिले। हाँ। ऐसा एक कंपटीशन घर में होना चाहिए कि घर में हमेशा पीजे कहते हैं पकाऊ जोक जो होते हैं। हाँ, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी जिसमें कि आपको सच में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा दिमाग को अपने खाली करें, खूब मस्ती मारें। खूब ऐसा मौका मिला है जहां हम खूब, जिसको कहते हैं कि खुश रह सकते हैं जी, और एकदम निश्चल होकर आनंद में रहें। कह सकते हैं कि हम ये चुन सकते हैं कि हम दिन भर वो दुखी होंगे कि हमें ये नहीं करने मिल रहा, वो नहीं करने मिल रहा। हाँ। या हम ये सोचेंगे कि हमें क्या क्या हम कर सकते हैं इस समय में। बिल्कुल। और किस तरह से हम लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ जो समय बिता रहे हैं, घर से हम काम भी कर रहे हैं तो काम के लोगों के साथ मिल रहे हैं, सुरक्षित हैं हम जी, सबसे अच्छी बात है। तो इसे किस तरह से हम एक उत्सव की तरह मनाएं रोजाना कि हम सुरक्षित हैं, सुरक्षित स्वस्थ हैं। देखो हमारे पैर के नीचे धरती है, जमीन है, यानी कि हम कहीं खड़े हैं और हमारे सर पर छत है और हमें अगर पानी मिल रहा है और हवा मिल रही है तो फिर किस बात की कमी है। बिल्कुल। बहुत से लोग हैं जिन्हें ये चीजें भी नहीं मिल रही, तो जो चीजें हमें मिल रही हैं, हाँ। कह सकते हैं कि एक ऐसा दौर है जब हमें बहुत सारी चीजों के प्रति, जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे थे, उनके प्रति कृतज्ञ होने का एक वक्त है कि हमें पता है हमें ये सारी चीजें जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हमारी सुविधाएं हैं, हमें मिली हुई हैं। छोटी छोटी चीजों का महत्व हमें पता चल रहा है। बिल्कुल। तो जिसको मूलभूत, जैसे तुमने कहा कि रोटी कपड़ा मकान है अगर हमारे पास, तो फिर आनंद में रहिए। और हम तो हैं ही बातचीत करने के लिए, मनोरंजन भी आपको मिल ही रहा है और हम आते हैं, बातें तो करना ही है, और साथ में हम जानकारी भी दे रहे हैं। लेकिन बार बार जो हो रहा है कि सारी चीजें अपनी जगह है, दवा, वैक्सीन, डॉक्टर साहब ने भी जैसे कहा, तो हम एक बार फिर यही कहना चाहेंगे नेहा कि जो मास्क लगाना है, दूरी रखनी है और साबुन से हाथ धोते रहना है, ये बहुत आसान सी चीज है भैया। तो इसको काहे छोड़ रहे हैं आप लोग? अब तक तो याद हो जाना चाहिए था ना बुआ जी। न, याद तो है, करें तब ना। यही तो हम कह रहे हैं कि भैया ये सब करो, सुरक्षित रहो। और एक काम जो समय बिल्कुल करता है वो है कि वो बीत जाता है। बीत जाता है, 4 बज गए, हमें पता है तुम्हारा इशारा। चलो चलो ठीक है, चलो चलो। तो सभी श्रोताओं, सखी सहेलियों को नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।